हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं ओलंपिक, जो आजकल न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित की जा रही है। इसमें बताया गया कि फिर से बेटियों से उम्मीद। अभी यानी कि आज के जो मुकाबले हैं उनमें इसलिए उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि महिला हॉकी टीम का आज मुकाबला अर्जेंटीना से होने वाला है और अर्जेंटीना सिडनी ओलंपिक की विजेता टीम है, रजत पदक विजेता टीम है। तो ये टफ मुकाबला मिलेगा इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को। उसके बाद जो असम की मुक्केबाज हैं 23 साल की लवलीना, उनका मुकाबला तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमिनोली से है। यानी कि ये भी इनके लिए टफ मुकाबला है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें पदक की उम्मीद जरूर जताई जाएगी। और जो पुरुष हॉकी टीम थी वो हार गई है और इस वजह से वो स्वर्ण की दौड़ से बाहर हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ओबीसी की पहचान का राज्यों को फिर दिया जाएगा अधिकार। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकार बहाल होंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए अब संसद का रास्ता चुना है। इसे लेकर बुधवार को कैबिनेट में विधेयक को लाने की तैयारी है। वहां से मंजूरी के बाद इसे संसद में चल रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को दोनों सदनों से अलग 1-2 दिनों में पारित करने की योजना है। केंद्र सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध बताया था। कोर्ट का कहना है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान करने और अलग से सूची बनाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ केंद्र की ही ऐसी सूची बना सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि गोगरा से पीछे हटेंगे भारत और चीन के सैनिक। देखिए, जो 12वें दौर की बातचीत चल रही थी उसके बाद ये फैसला आया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में काफी दिनों के बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को गोगरा इलाके से पीछे हटाने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इस पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, वन भूमि से एक एक अवैध निर्माण हटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर साफ कर दिया है कि वन भूमि से सारा अवैध निर्माण हटेगा, फिर वह चाहे जिसका हो या जैसा हो। कोर्ट के सख्त रुख से सिर्फ खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध कब्जा कर घर बनाने वाले ही निशाने पर नहीं आए हैं, बल्कि वन क्षेत्र में आने वाले मैरिज हॉल, फार्म हाउस पर का भी ध्वस्तीकरण होगा। राहत के लिए सूरजकुंड रोड पर स्थित 15 मैरिज फॉर्म के मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स का मुद्दा उठाए जाने पर कहा है, अगर वह वन भूमि पर होगा तो वह भी हटाया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान फरीदाबाद नगर निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज ने जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई 25 अगस्त तक फैसला कर लें। इसके अलावा कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाविल्स और संजय पारेख की ओर से वन भूमि से हटाए गए कब्जेदारों के बेघर होने और उनके आश्रय दिए जाने की दलील पर नगर निगम ने कहा है कि वह राधा स्वामी कॉम्प्लेक्स के साथ कमिश्नर का एक एडिशनल ऑफिस बनाएं ताकि बेघर हुए लोग आश्रय और भोजन आदि के लिए वहां ज्ञापन दे सकें। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से और इसमें पहली न्यूज है कि एफएमसीजी की बिक्री में दहाई अंकों की बढ़ोतरी। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एफएमसीजी क्या होता है। देखिए, एफएमसीजी का जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका अपेक्षाकृत कम लागत पर उत्पादन होता है और यह उत्पाद तुरंत बिक जाते हैं, जैसे दूध, फल और सब्जियां, जूस, टॉयलेट पेपर, सोडा, वॉशिंग पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट, टॉफ़ी, चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधन, ये सभी एफएमसीजी में आते हैं। तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2021 में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में दहाई अंकों से अधिक की बढ़ोतरी रही है। बिक्री की बढ़ोतरी में ई कॉमर्स की भी अहम भूमिका रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डाबर इंडिया के एफएमसीजी कारोबार में पिछले वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले 35.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी के मुताबिक सेहत की बेहतरी से जुड़ी वस्तुओं के अलावा पर्सनल केयर की बिक्री में 26, हेयर केयर में 39, होम केयर में 30, ओरल केयर में 21 और स्किन केयर व सैलून से जुड़े उत्पादों के कारोबार में 66% की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष अप्रैल से जून में डाबर इंडिया के शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष के मुकाबले 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली तिमाही का कंपनी का समग्र शुद्ध लाभ 437 करोड़ रहा था। नेक्स्ट न्यूज है, पंजाब नेशनल बैंक की 1000 शाखाओं का इस वर्ष होगा विलय। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एस मल्लिकार्जुन राव ने कहा है कि बैंक की करीब 1000 शाखाओं का अन्य में विलय किया जाएगा। इसका मकसद परिचालन खर्च घटाना है। बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद ऐसा करना जरूरी हो गया था। हालांकि इससे ग्राहकों को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, उनके आसपास कम से कम एक शाखा परिचालन में रखी जाएगी। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी कर्जदाता पीएनबी की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2021 के नतीजों की घोषणा के अगले दिन मंगलवार को उन्होंने यह जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ने 1023.46 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले तकरीबन 3 गुना है। राव ने अगले 9 महीने के दौरान पीएनबी का वित्तीय प्रदर्शन और बेहतर रहने की उम्मीद जताई है। उनके अनुसार बाजार से ज्यादा कर्ज की वसूली होगी व अब कर्ज वितरण की रफ्तार भी बढ़ेगी। उनका कहना है कि वर्ष 2021-22 के दौरान पीएनबी का शुद्ध लाभ 4000 से 6000 करोड़ रुपए के बीच रह सकता है। पीएनबी के बारे में जान लीजिए कि जो पंजाब नेशनल बैंक है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। इसकी लगभग 764 शाखाएं हैं और शहरों में 764 शहरों में 4500 शाखाएं हैं। इसमें लगभग 37 लाख से ज़्यादा ग्राहक जुड़े हुए हैं और इसमें बैंकर जो अनुमानिक लंदन के अनुसार यह बैंक दुनिया के जो सबसे बड़े बैंक होते हैं उनमें 248वें नंबर पर है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। निर्यात आधारित इकोनॉमी की तैयारी। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात में होने वाली भारी बढ़ोतरी की गति को और तेज करने का सरकार कोई मौका नहीं खोना चाहती है। यही वजह है कि निर्यात संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने व बाधाओं को दूर करने के लिए इसी सप्ताह अहम सरकारी बैठकें होने जा रही हैं। बैठक में निर्यात प्रोत्साहन के लिए रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स लागू करने की अवधि सुनिश्चित करने के साथ नए बाजार तलाशने एवं यूरोप व अमेरिका जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने जैसे मसलों पर बातचीत होगी। कई देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीने अप्रैल से जुलाई 2021 में भारत 130.56 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात कर चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राह से भटकती आईबीसी में बड़े बदलाव की जरूरत। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईबीसी क्या होता है। आईबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड।
इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में देरी और कानूनी जटिलताओं जैसी समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2016 में दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को लागू किया गया। यह कोड ऋणधारक कंपनियों और व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की सफलता को लेकर जानकारों के एक वर्ग के संदेश को संसदीय समिति की छानबीन ने भी बल दिया है। वित्त मामलों की संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट में कहा है कि आईबीसी राह से भटक गई है और फंसे कर्ज को वसूलने में आईबीसी वैसा काम नहीं कर पाई है जिसके लिए इसे अस्तित्व में लाया गया था। संसदीय समिति की रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में इसकी बड़ी वजह इसमें हुए संशोधनों को माना गया है। इस रिपोर्ट में आईबीसी से जुड़े हर तंत्र की खामियां उजागर की गई हैं। इस कानून के मुताबिक फंसे कर्ज से जुड़े मामलों का आईबीसी के तहत अधिकतम 180 दिनों के भीतर निपटारा करने का प्रावधान है, लेकिन करीब 13,000 मामले ऐसे हैं जो इस समय सीमा को बहुत पहले पार कर चुके हैं। अब इसमें जो कमियां बताई गई हैं वो देख लेते हैं। आईबीसी की सफलता के लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की भूमिका अहम होती है, लेकिन समिति ने महज स्नातक उत्तीर्ण को भी आईआरपी बना दिए जाने पर हैरानी जताई है। आईआरपी की योग्यता व विशेषज्ञता पर संदेह जताते हुए समिति ने कहा कि इन्हें बड़े जटिल मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी दी जा रही है जो अनुचित है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक 203 आईआरपी के खिलाफ जांच की गई है और 123 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिर है सुधार के लिए सुझाए गए उपाय। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उत्तरदायित्वों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। एनसीएलटी और एनक्लैट में पर्याप्त बहाली होनी चाहिए ताकि आईबीसी के तहत आने वाले मामलों को निपटाने में देरी ना हो। समाधान के लिए आने वाली कंपनियों के कर्जदाताओं के अधिकारों को लेकर अधिक स्पष्टता की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं अब, और वो है एडिटोरियल पेज से कि संवैधानिक दायरे में सियासी लाभ। अब यहाँ पर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल फिलहाल में मेडिकल में, उसको लेकर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। मोदी सरकार ने मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में आरक्षण को लेकर हाल में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इनमें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण का विस्तार किया जाएगा। यह भाजपा जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा उठाया गया चतुराई भरा कदम है। इसके माध्यम से उसने अपने मूल मतदाताओं को खुश रखते हुए तमाम क्षेत्रीय दलों के जातिगत समर्थन में सेंध लगाने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 15 में धारा 4 जोड़ी गई। इसके अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ओबीसी को लेकर आज़ादी के बाद से ही सुगबुगाहट जारी है। इस जो कह सकते हैं कि पूरा मामला है कि पड़ताल कई आयोग और समितियों द्वारा गठित की गई है। इनमें काका कालेलकर आयोग प्रमुख था। कालेलकर आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट राज्यों को सौंपी थी और उसमें कई दर्जन आयोग सक्रिय थे। सरकार ने कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसमें उसे गंभीर विरोधाभास महसूस हो रहे थे। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अरस ने राज्य में ओबीसी को लेकर हैवनूर आयोग गठन कर उसकी रिपोर्ट के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाए। 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने राज्य में ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का ऐलान किया। वह ओबीसी के उप वर्गीकरण में भी धुर समर्थक थे। इसके बाद मंडल आयोग की वजह से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर मुखरित हुआ। मंडल के पक्ष विपक्ष में हुई लामबंदी ने पहले से ही विभाजित हिंदू समाज में विभाजन की खाई को और चौड़ा कर दिया। वीपी सिंह ने
जनता दल से जुड़े नेता इससे चिंतित नहीं हुए क्योंकि आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से उन्हें अपना ओबीसी वोट बैंक मजबूत होता दिखा। इसके बाद जनता परिवार के कई विभाजन हुए। लालू प्रसाद की राजद, नीतीश कुमार की जदयू और एचडी देवगौड़ा के जनता दल सेक्युलर ने ओबीसी कार्ड खेलकर अपने अपने राज्यों में सत्ता का स्वाद चखा। एक वक्ता देश भर में एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी ओबीसी राजनीति के व्यापक प्रभाव का अनुमान लगाने में नाकाम रही। इसी कारण बिहार जैसे राज्यों में उसका सुपड़ा साफ हो गया। उसकी सियासी जमीन पर अन्य पार्टियां काबिज हो गईं। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 15 में संशोधन किया और उसमें धारा 6 जोड़कर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 में धारा 6 जोड़कर सरकार ने इसी वर्ग के लिए नौकरियों में भी अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया। वैसे तो ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के कई पैमाने हैं, लेकिन सबसे मुख्य मानदंड वही है कि सालाना 8 लाख रुपए से कम आमदनी वाले परिवार ही इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार मेडिकल में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की पहल कर मोदी सरकार ने भले ही जाति केंद्रित दलों के वर्चस्व को अनेक अखाड़े में मात दी हो, लेकिन यह पूरी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं के अनुरूप है। नेक्स्ट आर्टिकल है पेट पर लात मारने वाला आंदोलन। देखिए, कृषि आंदोलन के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये जो ओबीसी आरक्षण पर फैसला आया है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि भारतीय अमेरिकी बच्ची नताशा दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा। अमेरिका में रहने वाली 11 वर्षीय भारतीय अमेरिकी बच्ची नताशा पेरी को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक माना गया है। एसटी और एसीटी मानकीकृत टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन के आधार पर यह तय किया गया है। और एक बयान में कहा गया है कि न्यू जर्सी के थेल्मा एल सेंडमियर एलिमेंट्री स्कूल की छात्रा नताशा पेरी को एसटी और एसीटी का या फिर आप जॉन्स हॉपिंग सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ टैलेंट सर्च के हिस्से के रूप में लिए गए समान टेस्ट में उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। वह 84 देशों के लगभग 19,000 छात्रों में से एक थी जिसने 2020-21 टैलेंट सर्च ईयर में CTY में हिस्सा लिया। CTY दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने और उनकी वास्तविक एकेडमिक क्षमताओं का पता लगाने के लिए ग्रेड स्तरीय टेस्टिंग का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अफगान युद्ध में फिर कूदा अमेरिका, तालिबान के ठिकानों पर बरसाए बम। अफगानिस्तान में प्रांतीय राजधानी पर कब्जे को लेकर जंग और तेज हो रही है। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में घुस रहे तालिबानी आतंकियों को रोकने के लिए अमेरिका ने जमकर बम बरसाए। सेना ने ऐसे सभी तालिबान ठिकानों पर निशाना बनाया जहां से वे शहरों में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अफगान सेना ने भी पूरी ताकत लगा दी है। सैकड़ों तालिबानी आतंकियों को मार गिराने का सरकार ने दावा किया है। सरकार के अनुसार सेना ने आतंकियों के खिलाफ कंधार, हेरात, हेलमंद, जौजान, बल्ख, उरुजगन, कपिसा आदि प्रांतों में अभियान को जारी रखा हुआ है और कई स्थानों पर बढ़त बना ली है। सेना ने गत 24 घंटे में 375 तालिबान आतंकियों को मार गिराया है और 193 आतंकी घायल हुए हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक कदम उठाए और ये स्टेटमेंट दिया है त्रिमूर्ति ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अगर दोनों देशों के बीच पड़ोसी वाले संबंध चाहता है तो उसे अपने नियंत्रण वाली जमीन का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करने का प्रामाणिक कदम उठाना होगा। ANI के मुताबिक त्रिमूर्ति ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत शांतिपूर्ण और सामान्य संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब वातावरण पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त हो। पाकिस्तान शांति चाहता है या हिंसा, यह उस पर ही निर्भर करता है। पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होने देने के लिए विश्वसनीय और सत्यापित करने योग्य कदम उठाने होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत को हारपुन
मिसाइल बेचने पर अमेरिका ने लगाई मुहर। देखिए, अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल और इससे जुड़े उपकरण बेचने पर मुहर लगा दी है। इसकी अनुमानित कीमत 8.2 करोड़ डॉलर, करीब 600 करोड़ रुपए है। अमेरिका ने कहा है कि इस फैसले से द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी भी बढ़ेगी। यह माना जा रहा है कि इस एंटी शिप मिसाइल के मिलने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। अमेरिकी सरकार के बयान के अनुसार रक्षा विभाग, पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इस बिक्री के बारे में सोमवार को संसद को अधिसूचित किया है। DSCA के अनुसार भारत सरकार ने एक हार्पून ज्वाइंट कॉमन सेंट की खरीद के लिए आग्रह किया था। इस प्रस्तावित खरीद से भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और अहम रक्षा साझेदार की सुरक्षा बेहतर होगी। तो ये आज का 4 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।